Hello students, welcome back to my channel. This is Alicia Oberoi and we have started up with our JKSSB FA General Economics series. और मैंने आपको ये प्रॉमिस किया कि अगर आप मेरी सारी वीडियोस देख लेंगे तो आपको मिलेंगे अपने इकोनॉमिक्स में 10 on 10। मैंने आपको ये प्रॉमिस किया कि मैं आपको प्रॉपर नोट्स दूंगी, एमसीक्यूज दूंगी, पिछले साल के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। ये सब मैं आपके लिए करने वाली हूँ। तो उसके बदले आपको मेरे लिए क्या करना है? आपको मेरा सेशन लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी। तो बिना कोई और ज्यादा टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डिमांड एनालिसिस। देखो बेटा, क्वेश्चन यहां से जरूर आता है। डिमांड इज अ चैप्टर ऑफ क्लास 11th सीबीएसई स्टूडेंट्स। अब इधर से भी उनको भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंसिडर किया जाता है। तो ये हम मान के चलते हैं कि आपके सिलेबस में भी यहां से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाएगा। ठीक है। देखो बेटा, डिमांड समझने से पहले, डेफिनेशन डिमांड की समझने से पहले एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं जो बार बार आपके पेपर्स में क्वेश्चंस में आता है। ठीक है। क्वेश्चन आता है कि आप ये बताओ कि डिजायर या वांट और डिमांड में क्या फर्क है। देखो बच्चे, जैसे मैं बोलती हूं मेरे को एक मर्सिडीज चाहिए। ठीक है। अब अगर मेरे पास उस चीज को खरीदने के, मर्सिडीज खरीदने के पैसे हैं, मतलब मेरे पास एबिलिटी है कि मैं उस मर्सिडीज को परचेज कर सकूं, तब वो मेरी डिमांड बन जाएगी। अगर मेरा चॉकलेट खाने का मन है, चॉकलेट खरीदने के लिए मेरे पॉकेट में पैसे हैं, मतलब मैं उस टाइम में उस प्राइस का चॉकलेट, एक चॉकलेट अगर खरीद सकती हूँ, उतनी क्वांटिटी का चॉकलेट खरीद सकती हूँ, ये तीनों चीजें मिल जाएंगी तो वो बन जाएगी मेरी डिमांड। ठीक है। अदरवाइज वो क्या रहेगी? मेरी डिजायर या मेरी वांट। तो डिमांड क्या हो गया? डिमांड मतलब कितनी क्वांटिटी किसी कमोडिटी की एक कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय किसी प्राइस पर और एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर। तो जब भी कोई भी डिजायर की बात करूं, वो डिजायर आपकी डिमांड तब बनती है जब आपको उस चीज को पूरा करने के लिए आपके पास एबिलिटी है। और वो एबिलिटी तीन चीजों से बनती है। एक है उस चीज को खरीदने का प्राइस, उस चीज को खरीदने की क्वांटिटी, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल एक चॉकलेट 10 रुपए का मैं आज के दिन में खरीद सकती हूँ, इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में खरीद सकती हूँ। सो दैट विल बी योर डिमांड। जैसे फॉर एग्जांपल डिमांड में आप बोलोगे मैम ये टाइम फैक्टर नहीं समझ आया, फिर से समझाओ। फॉर एग्जांपल मैंने अपने ट्यूशन सेंटर में एसी लगाना है। उस एसी का प्राइस है 50,000 रुपया। अब अप्रैल के महीने पे एक एसी 50,000 का मैं नहीं लगा पाई क्योंकि मेरी जो रेवेन्यू थी, जो मैंने पैसा इकट्ठा किया, वो था 30,000। अब जून के महीने में मैंने और पैसे इकट्ठे किए, मेरे पैसे इकट्ठे हो गए 60,000। अब जून के टाइम में इस पर्टिकुलर मंथ में मैं एक एसी लगा सकती हूँ, एक क्वांटिटी ऑफ एसी लगा सकती हूँ। कितने प्राइस का? 50,000 का। तो एबिलिटी तीनों चीजों से मिलती है, प्राइस, क्वांटिटी एंड टाइम। जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर डिमांड करता है 10 kg ऑफ राइस, 10 रुपीज, 60 रुपीज का, ये आ गया आपका प्राइस। कितनी क्वांटिटी आ गई? 10 kg। और इन अ मंथ, मतलब दिस विल बी योर टाइम। तो डिमांड के लिए ये तीनों एलिमेंट्स होना जरूरी है। ठीक है जी। आगे चले। अब दो कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं आपके पास, इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड। देखो, अगर मैं एक सिंगल कंज्यूमर की बात करूं, ठीक है, एक कंज्यूमर एक एसी डिमांड करता है। माय गॉड, जस्ट अ सेकेंड।
ओके, जब मैं बात करूं कि एक कंज्यूमर, सिंगल कंज्यूमर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई क्वांटिटी खरीद सकता है उस टाइम के अंदर, so that will be your individual demand. मतलब it refers to the quantity of a good, quantity that a single one consumer can purchase at a given price at a particular period of time. लेकिन अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की, मार्केट डिमांड का मतलब होता है टोटल डिमांड। टोटल डिमांड जो सारे कंज्यूमर्स कर रहे हैं, सारे ऑल कंज्यूमर्स आर डूइंग, they are willing and they are able to purchase at a given price at a particular period of time. तो अगर मैं सिंगल कंज्यूमर, जैसे फॉर एग्जांपल एक कंज्यूमर हो गया, दूसरा कंज्यूमर, तीसरा कंज्यूमर, इन सारे सिंगल कंज्यूमर्स का टोटल करूं तो वो क्या आ जाएगा मेरे पास, मार्केट डिमांड या एग्रीगेट डिमांड। सो अगर एक कंज्यूमर की डिमांड की बात करूं तो सिंगल इंडिविजुअल डिमांड, अगर टोटल की बात करूं, एग्रीगेट सारे कंज्यूमर्स की बात करूं तो ये आ गया मार्केट डिमांड। सो ये टाइप्स देख लो, मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड ऑफ एन इंडिविजुअल कंज्यूमर एंड टोटल डिमांड ऑफ ऑल। कलेक्टिव डिमांड की बात की जाए तो वो हो जाएगा आपका मार्केट डिमांड। नेक्स्ट टाइप आ जाती है आपकी डिराइव्ड डिमांड। डिराइव्ड डिमांड मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे शुगर चाहिए, शुगर केन प्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए डिमांड किसकी अराइज हो जाएगी, शुगर केन की। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गाड़ी लेती हूँ, कार की डिमांड करती हूँ, तो ऑटोमेटिकली किसकी डिमांड डराइव हो जाएगी, पेट्रोल। मतलब एक चीज से जब दूसरी चीज की डिमांड डराइव होना, दैट इज कॉल्ड, मतलब बोथ द थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। एक चीज की डिमांड अराइज हुई तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज की डिमांड अराइज हो जाती है। जैसे पेन एंड इंक, शुगर एंड टी, ठीक है, मतलब एक चीज की डिमांड डराइव करो तो ऑटोमेटिकली दूसरी चीज की डिमांड अपने आप डराइव हो जाती है। प्राइस डिमांड, प्राइस डिमांड मतलब refers to the number of goods and services an individual is eager to buy at a given price. ठीक है, जितना ज्यादा प्राइस उतनी डिमांड कम, जितना कम प्राइस उतनी ज्यादा डिमांड। मतलब कितनी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंज्यूमर रेडी है किसी पर्टिकुलर प्राइस में। इनकम डिमांड मतलब कि इनकम पे डिपेंडेंट है, जितनी ज्यादा इनकम उतनी ज्यादा हम डिमांड करेंगे, जितनी कम इनकम उतनी हम कम डिमांड करेंगे। ठीक है जी। क्रॉस डिमांड, नेक्स्ट आ गया आपके पास क्रॉस डिमांड। क्रॉस डिमांड का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास दो गुड्स हैं, एक गुड की डिमांड में इंक्रीज या डिक्रीज बिकॉज ऑफ द प्राइस, चेंज इन प्राइस ऑफ द अदर गुड। ठीक है, मतलब जब एक गुड की डिमांड पर असर पड़ता है, एक गुड की डिमांड इंक्रीज डिक्रीज करती है बिकॉज ऑफ द चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। अगर गुड का प्राइस बढ़ रहा है तो उस गुड की डिमांड पे क्या होगा, अगर गुड का प्राइस कम हो रहा है एक गुड की तो दूसरे की डिमांड पे कैसा असर पड़ रहा है। मतलब कि डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इज सब्जेक्टेड टू ओन प्राइस। ठीक है, कि इट इज नॉट सब्जेक्टेड टू ओन प्राइस बट टू द प्रोडक्ट सिमिलर। मतलब जब डिमांड इज सब्जेक्टेड, इज नॉट सब्जेक्टेड सॉरी टू द, मतलब उस गुड की प्राइस पर डिपेंडेंट डिमांड नहीं है। डिमांड किसके ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरे गुड के प्राइस के ऊपर, उसको बोलते हैं हम क्रॉस डिमांड। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब देखो बेटा एक क्वेश्चन यहां से आना लाजमी है, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट इंडिविजुअल डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड या इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन। देखो जब भी अगर मैं किसी डिमांड की बात करूं ना, एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ती या घटती है बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर। ठीक है, देयर आर मेनी फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन अ डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी। एक कमोडिटी की डिमांड, कमोडिटी की डिमांड में इंक्रीज आ रहा है या डिक्रीज कर रहा है, आ रहा है। सो देयर आर मेनी नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर basically responsible for the increase and decrease in demand of a particular commodity.
ठीक है जी। सबसे पहले डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन रिलेशनशिप है, फंक्शनल रिलेशन। एफ मींस फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में और बाकी फैक्टर्स जो उस डिमांड को अफेक्ट करते हैं उनके बीच के रिलेशनशिप के को हम बोलते हैं डिमांड फंक्शन। अगर फैक्टर्स में कोई चेंज आता है उसकी वजह से जो क्वांटिटी में चेंज आता है उसको क्या बोलते हैं हम? डिमांड फंक्शन। ठीक है जी। व्हाट इज डिमांड फंक्शन? डिमांड फंक्शन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड द फैक्टर अफेक्टिंग इट। अब सबसे पहला फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड, सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करूं, which is responsible for the change in rise or fall in the demand of a commodity is price of own good। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको समझाती हूँ अनियन से। ठीक है, आपको पता है जैसे फॉर एग्जाम्पल अनियन का प्राइस है अभी 20 रुपीज पर केजी, 20 रुपए किलो है। हम बाजार जाते हैं तो हम 2 3 4 5 किलो ले आते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम 5 केजीज खरीदते हैं 100 रुपीज के। ठीक है, अगर कई बार क्या होता है अनियंस का प्राइस इतना ज्यादा हो जाता है, अगर अनियन का प्राइस 100 रुपीज पर केजी हो जाए तब भी हम 5 किलो खरीदेंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जैसे ही प्राइस बढ़ता है, प्राइस में इंक्रीज आता है, तो हम इसकी जो डिमांड है ना उसको क्या कर देंगे, उसको हम कम कर देंगे। और अगर प्राइस फॉल होता है तो उसकी डिमांड को हम क्या कर देंगे, हम उसकी डिमांड को बढ़ा देंगे। और अगर एक वेरिएबल इंक्रीज करता है और दूसरा वेरिएबल फॉल करता है, मतलब एक वेरिएबल में इंक्रीज आया और दूसरे वेरिएबल में फॉल आया, तो उस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, दैट देयर एग्जिस्ट्स अ इनडायरेक्ट, इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। अब हमें पता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में यहां पर कैसा रिलेशनशिप है, इनके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। मतलब प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घट जाएगी, प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। अनियन सस्ते हो जाएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। सो प्राइस कैसा अफेक्ट करता है, प्राइस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर एंड देयर एग्जिस्ट्स अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। कोई चीज महंगी होगी तो हम उसको कम डिमांड करेंगे, सस्ती होगी तो हम उसको ज्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है बच्चे, और यही होता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड भी। अगर आप लॉ ऑफ डिमांड की बात करो ना, देखो लॉ ऑफ डिमांड भी मैं आपको साथ में ही पढ़ा देती हूँ ताकि बाद में आपको कंफ्यूजन ना हो। देखो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि अगर मैं सारे दूसरे फैक्टर्स जो अभी बाकी हम फैक्टर्स करने वाले हैं, अगर मैं उन सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलूं, से कांस्टेंट लैटिन टर्म है सेट्रिस पैरिबस, अगर मैं सारे बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट मान के चलूं और सिर्फ मैं अगर प्राइस और डिमांड को कंसिडर करूं, तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, इनके बीच में इनवर्स, इनडायरेक्ट या नेगेटिव रिलेशनशिप है। मतलब अगर प्राइस फॉल करता है तो डिमांड बढ़ जाएगी, तो प्राइस राइज करता है तो डिमांड फॉल हो जाएगी। अगर हम शेड्यूल के हिसाब से देखें, शेड्यूल में देखो मैंने क्या किया, प्राइस को फॉल कर दिया 5 4 3 2 1 और डिमांड को क्या कर दिया मैंने, राइज कर दिया और इसको फॉल कर दिया। तो कर्व कैसा बना, कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। अगर यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे प्राइस है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड है, तो जब मैंने इनको प्लॉट किया 1 5 100 5 ये आ गया पहला, 4 200 3 300, जब मैंने प्लॉट किया तो कर्व कैसा बना, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इस तरीके से स्लोप बना। इसका मतलब है कि अगर मैंने क्वांटिटी को बढ़ाया 100 से 200 किया तो प्राइस क्या हुआ, 5 से 4 चला गया।
सो ये हमको बताता है डाउनवर्ड स्लोपिंग कि अगर एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल क्या हो जाएगा, दूसरा वेरिएबल आपका हो जाएगा फॉल। ठीक है, तो बच्चों अभी हम कर क्या रहे हैं वैसे, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, सिंगल कंज्यूमर की डिमांड किन चीजों पर डिपेंड करती है। आगे दो इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं, दो टाइप के गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जो हमने पढ़ा था ना क्रॉस डिमांड, वो इसी के अंदर आता है कि एक अगर मेरे पास दो गुड्स हैं तो एक के प्राइस की चेंजेस की वजह से दूसरे की क्वांटिटी पे कैसा असर पड़ेगा। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में आपके आते हैं दो टाइप के गुड्स, एक है आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरे हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। देखो बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स को याद रखो सब्स्टिट्यूट टीचर से। सब्स्टिट्यूट टीचर क्या होती है, सब्स्टिट्यूट टीचर वो होती है जो एक की जगह, एक टीचर एब्सेंट होती है तो दूसरी जगह उसके आ जाती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गए विच गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जैसे फॉर एग्जाम्पल टी एंड कॉफी, फॉर एग्जाम्पल पेप्सी एंड कोका कोला, दोनों हमको क्या दे रहे हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब अगर मैं एक यूज करूं या मैं दूसरी यूज करूं मुझे कोई भी फर्क नहीं दिखाई दे रहा। तो अगर मेरा पेप्सी का प्राइस बढ़ जाएगा, पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो जाएगा, तो कोका कोला की डिमांड पे क्या असर पड़ेगा। अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग, पेप्सी के कस्टमर्स भी कोका कोला खरीदने शुरू हो जाएंगे, तो कोका कोला की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप कैसा होता है, डायरेक्ट, क्योंकि सब्स्टिट्यूट गुड्स में प्राइस बढ़ता है तो दूसरे गुड की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। लेकिन अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करूं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कार विच आर यूज्ड जॉइंटली, हम इकट्ठे यूज करते हैं। तो अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड क्या हो जाएगी, कार की डिमांड गिर जाएगी, क्योंकि ये होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम बोलते हैं ये होती है डिराइव्ड डिमांड। ठीक है जी, डिराइव्ड डिमांड मतलब एक से दूसरे की। तो पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाता है तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो रिलेशनशिप क्या हुआ, एक बढ़ रहा है दूसरा फॉल हुआ, तो रिलेशनशिप कैसा हो गया, इनडायरेक्ट। बच्चे डायरेक्ट रिलेशनशिप को पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स में रिलेशनशिप कैसा था, इनमें प्राइस और डिमांड का था डायरेक्ट रिलेशनशिप और इनमें था प्राइस और डिमांड का इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये आप रीड कर लीजिएगा अपने एंड से, क्योंकि सब कुछ अगर हम यहाँ पर रीड, क्योंकि पॉइंट आ गया कि यू डोंट हैव टू लर्न थिंग्स, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड थिंग्स, और आपको एमसीक्यू सॉल्व करने। ये याद करने वाला मटेरियल उनके लिए जिन्होंने पेपर्स में लिखना है, आपको जस्ट एमसीक्यूज करने, तो आप अंडरस्टैंडिंग रखिए एग्जाम्पल्स के साथ, अपने आप को शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और उसी हिसाब से चीजों को रिटेन करने की कोशिश कीजिए। इन द मिडिल ऑफ द क्लास आई एम टेलिंग यू अगेन, बच्चों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो व्यू पॉइंट्स हैं, सजेशंस है, कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, because your subscriptions will give me motivation to make more such videos। मैं तभी आपके लिए MCQ सीरीज, PYQ सीरीज लेकर आ सकती हूँ अगर मेरे मुझे मोटिवेशन मिलेगी, और मैं आपके लिए मैं काम करूंगी, ऐसे भी करूंगी, बट स्टिल इट गिव्स यू मोर मोटिवेशन कि आप और मेहनत करें, है ना। सो दिस चैनल इज वेरी न्यू, आई हैव जस्ट रिसेंटली मेड इट some days back, so you have to support me by subscribing to my channel। Okay, so third is income of the consumer। income, how income is dependent, कि income से कैसे फर्क पड़ता है कि डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो इनकम ऑफ गुड कंज्यूमर की कैटेगरी में ना दो टाइप के गुड्स आते हैं, एक होते हैं आपके नॉर्मल गुड्स, आई डोंट नो व्हाई द पेन टैब इज वर्किंग लाइक दिस, और उसके बाद आते हैं आपके इंफीरियर गुड्स।
देखो नॉर्मल गुड्स होते हैं जो आप नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में यूज करते हो, जैसे फॉर एग्जांपल एसी, फ्रिज एंड ऑल। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी, इन गुड्स की डिमांड भी, नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। ठीक है। अगर मैं इंफीरियर गुड्स की बात करूं, इंफीरियर गुड्स होते हैं लो क्वालिटी गुड्स। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ती है ना, इंफीरियर गुड्स की डिमांड उतनी ज्यादा कम हो जाती है। ठीक है। अमीर पैसे वाले लोग सस्ती चीजें नहीं खरीदेंगे, बासमती राइस खरीदेंगे, वो राशन के चावल नहीं खरीदेंगे। सो इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड घट लो क्वालिटी गुड्स की डिमांड घटती है, और अगर इनकम बढ़ती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। तो पहले नॉर्मल गुड्स के केस में देयर इज व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप? डायरेक्ट रिलेशनशिप, बिकॉज इनकम भी बढ़ रही है और नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी बढ़ रही है। और इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम बढ़ रही है तो डिमांड घट रही है, सो देयर इज दिस नेगेटिव रिलेशनशिप और इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट फैक्टर विच अफेक्ट्स द डिमांड इज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है जी। अब जो इंसान का टेस्ट एंड प्रेफरेंस है ना, वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है। उसके कस्टम्स पे, उसकी हैबिट्स पे, उसके फैशन पे, उसके मेनी अदर फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ठीक है। अब मुस्लिम्स हैं, दे विल गो फॉर थिंग्स, जैसे उनके कस्टम्स में, जैसे द कैप दे वेयर और द हिजाब्स व्हाट दे वेयर। ठीक है। मुस्लिम्स वोंट डिमांड दैट। ठीक है। मुस्लिम्स अगरबत्ती, जोत या कॉटन, ये जो घी वगैरह, ये जो चलाते हैं, या ये जो पूजा का सामान है, दे विल डिमांड दैट। ठीक है। मुस्लिम्स ज्यादा स्वीट्स एंड ऑल अपने ईद में डिमांड करेंगे। ठीक है। और हिंदूज दिवाली एंड ऑल हिंदू फेस्टिवल्स में डिमांड करेंगे। हैबिट्स ऑल्सो डिपेंड्स कि इंसान का उस चीज के लिए टेस्ट एंड प्रेफरेंस है या नहीं है, राइट। फैशन ऑल्सो, जैसे फॉर एग्जाम्पल these days girls don't wear skinny jeans, right? So they don't have a taste and preference for that. ठीक है। अगर आपका किसी चीज में टेस्ट एंड प्रेफरेंस नहीं है, अगर आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करते, उस चीज का जितना मर्जी प्राइस फॉल हो जाए, आप उसकी डिमांड कभी भी नहीं बढ़ाओगे। तो डिमांड इज ऑल्सो डिपेंडेंट अपॉन योर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इफ यू प्रेफर दैट, इफ यू प्रायोरिटाइज दैट, तो आपकी डिमांड बढ़ती है। और अगर आप उसको प्रेफरेंस नहीं देते हो, आपकी हैबिट नहीं है, यू डोंट वांट टू यूज इट, प्रायोरिटाइज नहीं करते हो, तो उसके लिए आपकी डिमांड क्या हो जाएगी? योर डिमांड विल फॉल। ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चलता है कि कल पेट्रोल का प्राइस बढ़ने वाला है, तो अभी आप उसकी डिमांड क्या करोगे? अभी पेट्रोल की डिमांड आप बढ़ा दोगे। तो इफ यू एक्सपेक्ट कि इन फ्यूचर द प्राइसेस विल राइज, द डिमांड करंटली विल इंक्रीज। एंड इफ यू एक्सपेक्ट द फ्यूचर में प्राइसेस गिरने वाले हैं, आपको डिस्काउंट या सेल्स मिलने वाली हैं, तो अभी आप उसकी डिमांड क्या कर दोगे? कम कर दोगे। ठीक है जी। सो दीज आर द 5 फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन अगर मैं बात करूं मार्केट डिमांड की, टोटल डिमांड की, तो आपने वो 5 तो याद रखने ही है, मतलब प्राइस ऑफ द गुड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस, प्लस आपने 2 और याद रखने हैं मार्केट डिमांड के लिए। +2 क्या है मार्केट डिमांड के लिए? पहला है पॉपुलेशन साइज। ठीक है। जितनी ज्यादा किसी एरिया में पॉपुलेशन होगी, उतनी ज्यादा डिमांड। रूरल एरियाज में ज्यादा पॉपुलेशन होती है तो ज्यादा डिमांड होगी, अर्बन एरियाज में कम पॉपुलेशन होती है इसलिए कम डिमांड होगी। ठीक है जी। ये मैटर करता है। पॉपुलेशन साइज को आप डिनोट करते हो एन से। प्लस अगर किसी एरिया में वुमेन पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वुमेन ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की डिमांड ज्यादा होगी। अगर मेल पॉपुलेशन ज्यादा है तो मेल ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स की ज्यादा होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है जी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का ये मतलब है कि अगर आपकी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए,
अगर आपकी इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उस केस में डिमांड क्या होती है, ज्यादा होती है, और अगर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो उस केस में डिमांड क्या होती है, कम होती है। फॉर एग्जाम्पल क्लास में 10 बच्चे हैं, 10 के 10 बच्चों को मैं 500-500 के नोट पकड़ा दूं, केस 1 तो ये आ गया। केस 2 आ गया कि कुछ बच्चों को 500 के नोट दूं, बाकियों को नहीं। तो डिमांड किस में ज्यादा होगी, जब इनकम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई है तब आपकी डिमांड ज्यादा होगी, जब आपकी अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तब आपकी कम होगी। अगर आपसे पूछ ले ये लॉ ऑफ डिमांड किसने दिया, लॉ ऑफ डिमांड बच्चे अल्फ्रेड मार्शल ने दिया है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए अल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन का क्या नाम है। ठीक है, फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। उसके बाद बात आती है हमारे लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड का ये मतलब होता है लॉ ऑफ डिमांड का ये मतलब होता है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड फॉल होगी, अगर प्राइस फॉल होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी। देयर एग्जिस्ट अ इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। नेक्स्ट आ गया आपका एजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। एजम्पशंस आपकी यही है कि बाकी फैक्टर्स कांस्टेंट है, जैसे प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स उसमें कोई चेंज नहीं है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर उसमें कोई चेंज नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस उसमें कोई चेंज नहीं है, एक्सपेक्टेड चेंज इन फ्यूचर प्राइसेस उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है जी बेटा, आज हम डिमांड एनालिसिस की क्लास यहीं तक रखेंगे। बाकी आपके जो क्लास है पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर हमने सब कुछ एक ही क्लास में डिस्कस कर दिया तो आपके लिए चीजें रिटेन करना मुश्किल हो जाएगा। सो आपको करना क्या है, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करने हैं अपने सजेशंस, आपको शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा, और आपको सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज दिस इज व्हाट कैन विच विल गिव मी मोटिवेशन। बाकी जो हम डिमांड एनालिसिस के, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर सिलेबस में कम लिखा था, लेकिन इसके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनको हमको कंसिडर करना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग and trust the process. Everything will be covered. Thank you so much, class. Thank you.